हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। मैं अपने चैनल आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर पे आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है प्राणी जगत। ठीक है, इसमें हम एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और जो लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आराम से वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो प्राणियों में तो आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। ठीक है, बात यह कह रहा है कि अगर आपको कोई लक्षण ज्ञात नहीं हो प्राणियों के तो आप क्या परेशानी आपको होगा। ठीक है, तो पहला परेशानी ये होगा कि सभी जीवों का पृथक रूप से अध्ययन करना संभव नहीं हो पाएगा। जैसे आप खिचड़ी बना दीजिएगा, ठीक है, जैसे हर एक आदमी का काम अलग अलग होता है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, प्रिंसिपल का पढ़ाने वाला काम टीचर नहीं कर सकता है ना। तो एक आदमी एक ही काम को कर सकता है, 100 काम को वो लोग नहीं कर सकता है ना। तो यही बोला जा रहा है कि अगर पृथक नहीं होगा तो उसको अध्ययन करने में दिक्कत होगा। दूसरा है जीवों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने में कठिनाई होगी। अगर प्राणी अलग अलग नहीं रहेंगे तो उनके बीच परस्पर जो संबंध है में क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक वर्ग के सभी जंतुओं केवल एक या दो जीवों के अध्ययन से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको आएगा कि जीवों को आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। चौथा है अन्य जंतु जातियों का विकास नहीं किया जा सकता है ना। जैसे आप किसी को जीन में चेंजिंग नहीं कर पाइएगा, अगर जानिएगा नहीं कि आप यह किस में बांटा गया है तो कैसे चेंज कीजिएगा, है ना, दिक्कत आपको होगा। ठीक है, जो लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप आराम से इसको लिख लीजिए, वीडियो को धीरे धीरे करके, है ना, इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट करके बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। ठीक है, तो पहला कदम क्या रहेगा, संगठन के स्तर। दूसरा रहेगा संगठन के पैटर्न। तीसरा रहेगा समितियाँ। चौथा रहेगा त्रिकोणिक एवं त्रिकोणिक गठन। चौथा रहेगा देह गुहा तथा प्रगुहा। छठा रहेगा खंडी भवन, है ना। इस तरह से आप इसको अलग अलग कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपको आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वीवीआई एकदम है ना। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से कि वीवीआई क्वेश्चन है कि देह गुहा एवं प्रगुहा के अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा देह भित्ति एवं कूट गुहा के बीच प्रगुहा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति वर्गीकरण के विशेष प्रयोजनीय है। देह गुहा एवं मीडोडर्म के स्तरित रहता है तथा इसमें सीलोम, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सीलोम कहते हैं। जिन जंतुओं में सीलोम उपस्थित रहता है उन्हें क्या कहते हैं, सीलोमेटा कहते हैं। जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, है ना, ये सब क्या है, सीलोमेटा में आता है। ठीक है, आगे है, यदि देह गुहा
कुछ जंतुओं में क्या होता है, देह गुहा मेसोडर्म द्वारा स्तरित नहीं होता, लेकिन इंडोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच छोटी छोटी गोलाकार आकृति से छितरा रहता है। इस तरह की देह गुहा को आहार नाल कहते हैं। उन जंतुओं को सोडियो सिलेमेटा कहते हैं, जैसे एस्क्लेलिथिज। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित रहता है उन्हें क्या कहते हैं, एसिलोमेटस। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। आप आराम से इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए और धीरे धीरे इसको आप लिख लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतःकोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय पाचन से में अंतर लिखिए, है ना। ये एकदम VVI है दोस्तों। ठीक है, आपको 5 नंबर भी आ जाएगा कि अंतःकोशिकीय पाचन तथा बाह्यकोशिकीय पाचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या होगा कि पाचन कोशिका के अंदर होता है, पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल में होता है। केवल कुछ एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं, बड़ी संख्या में पाचन ग्रंथियां एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं। अब इसको 2 पॉइंट है ना, कि जो अंतःकोशिकीय पाचन है उसमें क्या होगा, पाचन कोशिका के अंदर होता है, हाँ। इसमें क्या होता है, पाचन कोशिका के बाहर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है पाचन जो है कम क्षमता युक्त होता है ना। यह पाचन अधिक क्षमता युक्त होता है। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिएगा अमीबा, इसमें मनुष्य, है ना। यह चौथा लिख सकते हैं, यह एक कोशिकीय होते हैं। पांचवा लिख सकते हैं कि मनुष्य बहुकोशिकीय होते हैं। छठा इसमें लिख सकते हैं कि आप क्या होता है, यह प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, यह यूकैरियोटिक हो सकता है ना। कुछ अपने से भी लिख दीजिएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है, यह भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्कों के समान होते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्कों के समान नहीं होते हैं। मध्य अवस्था नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है, वयस्क बनने से पूर्व शिशु एक क्या अधिक मध्य अवस्था से गुजरती है। लार्वा नहीं पाया जाता, इसमें क्या लार्वा पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिएगा हाइड्रा, केचुआ, मनुष्य। इसमें लिख लीजिएगा मेढक, घरेलू मक्खी और रेशम का कीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये VVI एकदम है, ठीक ना। इसको VVI लिख लीजिएगा, है ना, VVI लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परजीवी परजीवी प्लेंटिहेलिथिस के विशेष लक्षण को आप लिखिए, है ना। पहला क्या लक्षण है, टेंगुमेट का मोटा स्तर उपस्थित होता है। पोषक शरीर के ऊतकों से चिपकने के पूर्व चूसक और प्रायः कटक या अंकुश उपस्थित होता है। चलन अंग अनुपस्थित होता है। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर के असर को अवशोषित करते हैं। जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। प्रायः अवायवीय श्वसन पाया जाता है ना। आप इसमें से कुछ 5 पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इस चैप्टर का सबसे VVI क्वेश्चन है ना, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है। इस कथन के प्रमुख कारण को आप लोग लिखिए, है ना। थोड़ा सा बता देते हैं कि आर्थ्रोपोडा प्राणी का सबसे बड़ा वर्ग है, इसके कथन को लिखिए, है ना। वर्ग क्या होता है और संघ क्या होता है ना। वर्ग और संघ चैप्टर नंबर आप पहला में पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिस जीव में पूरे शरीर में हड्डी होता है ना, स्पाइनल कोर्ड, रीढ़ का हड्डी, माने पूरे शरीर में हड्डी होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग। और संघ में क्या होता है, सिर्फ
सिर्फ क्या होता है, स्पाइनल कोर होता है ना, रीढ़ का हड्डी होता है, इसके अलावा कोई और हड्डी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग इसलिए है क्योंकि सुरक्षा के लिए क्यूटिकल की उपस्थिति होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विकसित पेशीय तंत्र गमन में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, कीटों में श्वसन नलियों द्वारा श्वसन के सीधे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चौथा लिखिएगा, संधि युक्त उपांगों द्वारा विभिन्न कार्य संभव होता है। पाँचवा लिखिएगा, तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी ऊतक विकसित होता है। संचार हेतु फेरोमोन्स पाए जाते हैं। ये 5 पॉइंट के द्वारा आप जान सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी समूह का सबसे बड़ा क्या है, वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह वर्ग नहीं संघ होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा गलत शायद है, हमको लग रहा है यहाँ संघ होना चाहिए, है ना। आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा संघ है ना। यहाँ शायद यहाँ वर्ग गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा, संघ होगा, है ना। जैसे इसमें आता है, क्या आता है, तिलचट्टा, और क्या आता है, इसमें आता है तितली, और क्या आता है, आर्थ्रोपोडा संघ में और क्या आता है, तितली आता है, बिच्छू, है ना। तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, यहाँ क्या होगा, सबसे बड़ा संघ होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जल संवहन तंत्र किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी कोशिकीय रज्जुकी है लेकिन सभी रज्जुकीय कोशिकी नहीं है। इस कथन को आप क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये सिद्ध करने क्या कैसे सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा, सभी कॉर्डेटस में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। कार्डियस के अंतर्गत क्या होता है, यूरोकार्डेटा तथा सेफलोकार्डेटा दोनों पाया जाता है तथा वर्टिब्रेटा सम्मिलित होते हैं। कशेरुकी में पृष्ठ रज्जु भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अखिल अथवा उपास्थित मेरुदंड में परिवर्तन हो जाता है। यद्यपि प्रोटोकॉर्ड्स में वर्टिबल कॉलम नहीं पाई जाती है। अतः कोशिकीय रज्जुकी भी होते हैं परंतु सभी रज्जुकी कोशिकीय नहीं होते। ये ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर भी आप क्या कीजिए, इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मछली में वायु सहाय की उपस्थिति का क्या महत्व है। ठीक है, एयर ब्लेडर्स का क्या इसमें उपस्थिति है, क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, मछलियों में वायु कोश आश्रय उत्प्लावन में सहायकता होता है। इसकी सहायता से मछली जल में तैरती है। वायु कोश इन्हें जल में डूबने से बचाती है। वायु कोश वर्ग में ऑस्टियोकथिज में पाए जाते हैं जबकि वर्ग कॉर्टिकथिज में अनुपस्थित होते हैं। जिन मछलियों में वायु कोश नहीं होते हैं उन्हें जल में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा वीवीआई, इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। मछलियों को उड़ने के लिए काची रूपांतरित होता है। ठीक है, तो पहला क्या, अग्रपाद रूपांतरित हो क्या बन जाता है, पंख बन जाता है।
अंतःकंकाल की लंबी अस्थियाँ खोखले तथा वायु कोश से युक्त होती है, जिससे शरीर उसका क्या होता है, हल्का रहता है। मूत्राशय अनुपस्थित होता है, उड़ने में सहायक पेशियाँ विकसित होता है ना। अब 4 को पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अंडक तथा जरायु द्वारा अंडन बच्चे संख्या बराबर होते हैं, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। ये बोल रहा है कि जो जंतु अंडा देते हैं और जो जंतु बच्चा देते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, अगर होती है तो क्यों और नहीं होती है तो क्यों। ठीक है, ये नहीं, अंडक जंतु में अंडे से बच्चा मादा शरीर का बाहर अर्थात बाहर वातावरण में विकसित होते हैं, अतः बहुत से अंडे नष्ट होने की अवस्था में होती है, इसलिए यह जंतु अधिक संख्या में अंडा देते हैं। जरायुक्त जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होते हैं, अतः एक या कुछ बच्चे ही जन्म देते हैं। ये बोला जा रहा है कि जो जंतु अंडा देते हैं तो क्या होते हैं, वो उसका अंडा में कुछ वातावरण के कारण खराब भी हो सकता है ना, लेकिन जो बच्चा देते हैं उनका विकास कहाँ होता है, माता के गर्भ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से शारीरिक अखंडीभवन किसमें देखा जाता है। तो आंसर क्या होगा, यानी लीडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित तो क्या करना है, मिलान करना है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रच्छंद को क्या हो जाएगा, इससे मिलाएंगे, 8वां से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, तो 8वां से मिलाएंगे, है ना। बी को किससे मिले, पाद को किससे मिलाएंगे, तो 5वां से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, तो 5वां से, लीडा से मिलाएंगे। सी है जो सल्क, सी को किससे मिलाएंगे, तो चौथा से मिलाएंगे। डी को किससे मिलाएंगे, डी को, तो डी को मिलाएंगे, थोड़ा सा डी को मिलाएंगे पहला से, है ना। डी को किससे मिलाएंगे, तो पहला से। उसके बाद ई को मिलाएंगे दूसरा से, मोलस्का से। उसके बाद एफ को किससे मिलाएंगे, एफ को मिलाएंगे VIII। उसके बाद जी को मिलाएंगे तीसरा से। उसके बाद प्रमोद छेद को मिलाएंगे किससे, तो लास्ट में बचा हुआ है इससे। ठीक है, तो ये VVI नहीं थोड़ा सा है, आप इसको फिर भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका नीचे आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए, आप मिला कर आंसर इसमें से आप लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ परजीवी के आप लोग नाम लिखिए। तो पहला क्या है, टीनिया, जिसको बोलते हैं क्या चाहिए, फीटा कृमि। उसके बाद क्या बोलते हैं, एस्केरियसस, इसको बोलते हैं क्या, गोल कृमि। फिर बुचेरिया फाइले कृमि, है ना, जू। इस तरह से आप 4-5 को लिख दीजिएगा, है ना, आपका सही हो जाएगा। तो इसमें से चैप्टर नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है ना, जिसमें से आपको VVI बता देते, जिसमें से आपको VVI बता देते हैं कौन ज़्यादा मात्रा में VVI है ना। ये जो है तीसरा क्वेश्चन दे हुआ है प्रग हुआ, ये VVI है। और क्या है, अंतःकोश की बाह्य कोश की, ये भी VVI है। उसके बाद मत प्रत्यक्ष परिवर्तन अप्रत्यक्ष परिवर्तन, ये भी VVI है। ऑर्थोपोडा सबसे VVI, ऑर्थोपोडा वाला है ना, प्राणी समूह का सबसे बड़ा संघ क्यों कहते हैं। यहाँ वर्ग शायद गलती से लिख दिया है, हम मेरे अनुसार से शायद संघ होना चाहिए। उसके बाद जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है। ठीक है, उसके बाद पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या रूपांतरित होता है, ये भी सबसे VVI है ना। इसमें 4-5 क्वेश्चन है जो कि आने का चांस ज़्यादा होगा, और आप इसको याद कर लीजिएगा। आई होप अगर ये
मेरा डिस्कशन थोड़ा सा आपको यूज़फुल अगर लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी उनको हेल्प के लिए ये वीडियो को आप भेज सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मस्त रहिए आप लोग और पढ़ते रहिए और जीवन में खुश रहिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो जीवन में, है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि अगर कुछ हेल्प लेना चाहते हैं हमसे तो कमेंट कीजिए, है ना। और कुछ सहायता पढ़ाई से चाहिए आपको तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5 पे।